Hello friends, welcome back to my channel. This is MG खत्री सर here. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिटरेरी हेरिटेज के बारे में पढ़ा था। लिटरेरी हेरिटेज के अंदर हम लोगों ने देखा था कि ब्राह्मणिकल लिटरेचर देखा था, हमारा एंशिएंट लिटरेचर क्या था, कौन सी लैंग्वेजेस हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, पाली लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस हम लोगों ने देखी थी। आज हमारा न्यू टॉपिक है मिडिवल लिटरेचर। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द मिडिवल लिटरेचर। इन द बिगिनिंग ऑफ मिडिवल एज इन द नॉर्थ लैंग्वेजेस वाज संस्कृत। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जब मिडिवल लिटरेचर चल रहा था, मिडिवल टाइम चल रहा था, मिडिवल एज चल रहा था, तब नॉर्थ के अंदर कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती थी कि संस्कृत। ठीक है, अब उस टाइम के जो दो ग्रेट वर्क्स जो थे वो थे, एक सोमदेव का कथा सरिता सागर और दूसरा कल्हन का राज सरंगिनी। कहते हैं कि ये दोनों इंडिया की हिस्टोरिकल बुक है और इसके अंदर इंडिया के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। उसके अलावा भी हमारे पास और भी बहुत सारे पोएट और राइटर्स हैं, जिसमें सबसे पहले है जयदेवा, जिन्होंने गीत गोविंद लिखा था संस्कृत लैंग्वेज के अंदर, पोएम्स है इसके अंदर। और उसके बाद अपभ्रंश लैंग्वेजेस यूज़ करना स्टार्ट हुआ। अगर अर्ली हिंदी फॉर्म की बात करें तो उसके अंदर लिखा है पृथ्वीराज रासो, जिसके अंदर हीरोइक डीड है, जो पृथ्वीराज चौहान ने जितने भी अच्छे काम किए थे, हीरोइक वर्क किया था, वो सारा फॉर्म, सारी मटेरियल उसी के अंदर दिया हुआ है। और ये जो लिखा है पृथ्वीराज रासो, ये लिखा है चंद बरदाई ने। उसके बाद अगर हम संस्कृत लिटरेचर की बात करें तो संस्कृत लिटरेचर मेड अ ग्रेट स्ट्राइड इन साउथ इंडिया ऑल्सो। ठीक है, हमने नॉर्थ इंडिया में तो संस्कृत लैंग्वेज देखा ही था, उसके साथ साथ साउथ इंडिया के अंदर भी हमने संस्कृत लैंग्वेज के बारे में देख रहे हैं। अगर हम लोग जैनिज़्म की बात करें तो जैनिज़्म का एक टाइम ऐसा था कि कन्नड़ लिटरेचर, कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर जैनिज़्म लिटरेचर बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास तीन मेन पोएट है, जिसका नाम है पोएट पंपा, पोएट पोन्ना और पोएट राणा। इन तीनों को ट्रायो के नाम से कहा जाता है। किसके लिए ट्रायो कहा जाता है कि कन्नड़ लिटरेचर के नाम के लिए इनको ट्रायो कहा जाता है। इन्होंने आदिपुराण, विक्रमार्जुन, शांतिपुराण लिखी थी। शांतिपुराण के अंदर क्या लिखा है कि शांतिपुराण के अंदर 16th जैन तीर्थंकर थे, उनके बारे में डिटेल दी गई है। हमें पता है कि जैन के अंदर टोटल 24 तीर्थंकर है और लास्ट जो तीर्थंकर थे उनका नाम था महावीर स्वामी। उसके बाद पोएट राणा की बात करें तो पोएट राणा ने अजनाथ पुराण नाम का एक बुक लिखा था, उसके अंदर गदा युद्ध के बारे में दिया गया है। उसके बाद एक पोएट थे जिनका नाम था कंबन। कंबन ने क्या किया था कि जो रामायण है, रामायण को तमिलनाडु लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है उन्होंने। उसके बाद दिल्ली सल्तनत आया तो दिल्ली सल्तनत ने अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर बहुत सारा कॉम्पोजिशन क्रिएट किया। उन्होंने दो लैंग्वेज बनाई थी, एक खड़ी बोली लिखी थी और दूसरी ब्रिज भाषा लिखी थी। जब दिल्ली सल्तनत आया था इंडिया के अंदर तो उन्होंने खड़ी बोली और ब्रिज भाषा, ये दोनों फॉर्म्स, लैंग्वेज के फॉर्म दोनों यूज़ करने स्टार्ट किए थे। अब देखा जाए तो ये दोनों लैंग्वेज जो है, खड़ी बोली और ब्रिज भाषा, इट्स अ वन काइंड ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज के अलग अलग फॉर्म्स है, उसके अंदर दो फॉर्म कौन से, खड़ी बोली और ब्रिज भाषा। अभी जो हम लोग बोल रहे हैं वो खड़ी बोली लैंग्वेजेस बोल रहे हैं। उसके बाद यही लैंग्वेजेस के अंदर बहुत सारे डिवोशनल सॉन्ग्स, मतलब भजन वगैरह कंपोज किए गए थे। अलग अलग हीरोइक पोएम्स, स्टोरीज और राजस्थान के अंदर कंपोज की गई थी, राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद हीरोइक वर्क के बात करें तो अल्हा, उदल, विशल देव, रासो, इन सब के बारे में अलग, ये जो किंग्स हो गया, अल्हा हो गया, उदल हो गया, विशल देव हो गया, इन सब के बारे में यही लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। अब एक और राइटर थे जिनका नाम था मुल्ला दाऊद। क्या नाम था उनका? मुल्ला दाऊद। ये मुल्ला दाऊद जो थे उन्होंने एक बुक लिखी थी चंद्रयान, और ये बुक लिखी है अवधी लैंग्वेज के अंदर लिखी है। उसके बाद जो पर्शियन लैंग्वेज जो थी, पर्शियन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज थी कि जो दिल्ली सल्तनत थे, उन दिल्ली सल्तनत की कोर्ट की लैंग्वेज थी। कोर्ट के अंदर जब वो लोग जजमेंट देते थे, कोर्ट के अंदर जब वो लोग कम्युनिकेट करते थे, तो वो लोग कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे? पर्शियन लैंग्वेज यूज़ करते थे। इवन के इसी दौरान बहुत सारी हिस्ट्री की बुक्स भी लिखी गई थी। अगर सबसे हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहली जो हिस्ट्री की बुक थी वो तुर्किश राइटर ने लिखी थी और पर्शियन लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है वो।
जियाउद्दीन बरानी नाम के जो एक राइटर थे, उन्होंने तारीख फिरोजशाही लिखी थी, जिसके अंदर तुगलक और खिलजी किंग्स, मतलब तुगलक डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी की अलग अलग डिटेल्स इसके अंदर दी गई है। जियाउद्दीन बरानी नाम के जो राइटर है, उन्होंने दूसरी बुक लिखी है फतवाए जहांगीरी, जिसके अंदर पॉलिटिकल थियरी है। मतलब जब जहांगीर का जब टाइम था तो उसके अंदर पॉलिटिकल मैटर कैसी थी उसके बारे में इसके अंदर डिटेल है। अगर आप यहाँ देख सकते हो, ये एक छोटा सा पर्शियन लैंग्वेज का एक मैंने पिक्चर रखा हुआ है। अब इस पिक्चर के अंदर ये जो लैंग्वेज है पर्शियन, वो उर्दू अरबी के सिमिलर हमें देखने के लिए मिलती है, जो राइट साइड टू लेफ्ट साइड हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलो। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लिटरेचर फिगर अमीर खुसरो। अगर अमीर खुसरो की बात करें, ठीक है, तो उस वक्त के सबसे बड़े लिटरेरी फिगर कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को जानते हो आप लोग? अमीर खुसरो ने एक बहुत अच्छी पोएम हम लोगों ने 5th या 6th में पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। कौन सी पोएम थी? एक छोटा सा उन्होंने 2 लाइन लिखी थी, और वो लाइन ये थी कि एक थार मोती से भरा, एक थार मोती से भरा, सर के ऊपर उल्टा टंगा, फिर भी मोती एक न गिरा। बताओ कौन कौन था ये? जानते हो ये क्या चीज के बारे में बताया गया है? ये जो चीज है, ये चीज है हमारा आकाश। रात को जब आकाश आप देखते हो तो उस रात के अंधेरे के अंदर आपको तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो तारे को मोती के उपमा दी गई है और आकाश को एक थाल की उपमा दी गई है। थार मतलब थार कार की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। थाल मतलब जो खाने का थाल होता है ना, बड़ी सी डिश, उस डिश के अंदर है। पोएट, हिस्ट्री, मिस्टिक संत और म्यूजिक कंपोजर थे। अमीर खुसरो जो थे वो एक पोएट भी थे, वो हिस्टोरियंस भी थे, वो एक मिस्टिक संत भी थे, और वो म्यूजिक कंपोजर भी थे। और ये जो थे निज़ामुद्दीन औलिया के डिसिपल्स थे। डिसिपल्स का मतलब क्या होता है कि वो उनके फॉलो करते थे। उन्होंने जो पोएट्री लिखी थी वो पोएट्री आशिका, ना, सिफर, कराउतुल सदियान, खजानुल फुतू, ऐसे अलग अलग नाम की उन्होंने पोएट्री लिखी थी। और वो अपने आप को गर्व महसूस करते थे कि मैं एक इंडियन हूँ। ठीक है, और वो इंडिया को पैराडाइज ऑफ अर्थ, मतलब भारत को स्वर्ग कहा गया है। उन्होंने भारत को क्या कहा है? पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। और उन्होंने इंडिया का जो फ्लोरा फोना था, उसकी बिल्डिंग थी, उसके जो नॉलेज था, उन्होंने यहाँ पर जो भी सिखाया जाता था, उन सबको बहुत प्रेज किया है। प्रेज किया मतलब उन्होंने बहुत तारीफ की उन सब की। और तब उनके टाइम पर एक लैंग्वेज थी जिसको हिंदवी लैंग्वेज कहा जाता था, और हिंदवी लैंग्वेज को उन्होंने अपनी रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग लैंग्वेज के अंदर, मदर टंग के अंदर उन्होंने कंसीडर किया है। और उन्होंने इसी हिंदवी लैंग्वेज के अंदर अलग अलग तरह के लिटरेचर भी क्रिएट किए हैं। और उन्होंने बाईलैंग्वेज क्वार्टेट्स मतलब चौपाई और दोहा हिंदी और पर्शियन लैंग्वेज के अंदर लिखा है। तब के जो रीजनल किंग्स थे, उन्होंने ग्रेट इम्पेटस टू रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो जब जहाँ के जो भी लिटरल रीजनल जो भी किंग थे, तो जो रीजनल किंग थे वो क्या करते थे कि वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज होती, उस रीजनल लैंग्वेज और लिटरेचर को वो लोग इम्पेटस करते। इम्पेटस का मतलब क्या होता है कि उनको बहुत प्रेज करते, उनको बहुत उसके बारे में लोगों को बताते, है ना। भक्ति संत प्रीच इन दिस लैंग्वेज। भक्ति संत जो थे, भक्ति मूवमेंट आपको पता हो 2nd या 3rd सेंचुरी के अंदर भक्ति मूवमेंट हुआ था। तो जो भी भक्ति संत थे, वो भक्ति संत क्या करते थे, यही हिंदवी लैंग्वेज के अंदर अपने प्रीचिस मतलब अपने मैसेजेस, अपने भाषण वगैरह देते थे। कबीर वह ग्रेट पोएट ऑफ देम, जिसमें से एक सबसे बड़ा कबीर थे। कबीर भी एक हमारे भक्ति संत हो चुके हैं। और उनकी जो राइटिंग्स थी वो कौन सी लैंग्वेज में लिखते थे? साधु खड़ी लैंग्वेज के अंदर लिखते थे। कबीर के दोहा फॉल्कलोर हुए, और भोजपुरी एंड अवधी वर मेजर डायलेक्ट दिस डेज। ठीक है, उस वक्त के दौरान भोजपुरी और अवधी 2 लैंग्वेजेस बहुत फेमस थी। मालिक मोहम्मद जयासी नाम के एक राइटर है, उन्होंने पद्मावत लिखी थी। कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखी थी उन्होंने पद्मावत? अवधी लैंग्वेज के अंदर लिखी थी। ठीक है, तो ये जो सारी छोटी छोटी बातें हैं, ये बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको हमें खास ध्यान में रखना है।
उसके बाद तुलसीदास की बात करें, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है अवधी लैंग्वेज के अंदर। यहाँ तक एक कृतिवसा नाम के एक बंगाली राइटर थे, उन्होंने बंगाली लैंग्वेज के अंदर पूरा रामायण लिखा था। कृतिवसा नाम के जो राइटर थे ना, उस राइटर ने क्या किया था, कृतिवसा, जिसको हम लोग कृतिवश भी नाम कहते हैं, उन्होंने पूरा जो रामायण था वो बंगाली लैंग्वेज के अंदर लिखा था। चंडीदास जो था उन्होंने अलग अलग तरह की पोएम्स लिखी थी। संत चैतन्य थे, उन्होंने डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे थे, है ना। और गुजराती के अंदर डिवोशनल सॉन्ग लिखने वाले कौन थे, तो कि नरसिंह मेहता। और मराठी के अंदर जो डिवोशनल सॉन्ग लिखने वाले थे वो कौन थे, संत एकनाथ। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर का जो राजा था जैनुल आबेदीन, उन्होंने जब उसका राज चल रहा था तब महाभारत और राजतरंगिणी, ये जो दोनों एपिक है, ये दोनों एपिक को कौन सी लैंग्वेज में उसने ट्रांसलेट किया था, पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। और विजयनगर के जो किंग थे, बराबर, जिसका नाम क्या था, किंग कृष्णदेव राय, है ना, तो उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में बहुत सारा डेवलपमेंट किया था। और जो टाइम था वो इम्पोर्टेंट पीरियड था कौन सी लैंग्वेज के लिए, तेलुगु पीरियड, तेलुगु लैंग्वेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। ठीक है, उन्होंने कृष्णदेव राय थे, उन्होंने तेलुगु और संस्कृत लैंग्वेज के अंदर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अमुक्ता मलायत। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद मुगल एम्पायर की अगर बात करें तो मुगल एम्पायर का एक राजा था जिसका नाम है बाबर। बाबर ने तुर्किश पोएट्री स्टार्ट की थी। वो ऑथर थे कौन सी बुक के, तुजू के बाबरी नाम की बुक थे, तुजू के बाबर नाम की बुक थे। उस बाबर, तुजू के बाबर नाम की जो बुक थे उसके ऑथर थे वो। जो उन्होंने कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी, तो उन्होंने तर्किश लैंग्वेज में लिखी थी। ठीक है, और बाद में उसी बुक को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया जिसका नाम क्या दिया गया है, बाबरनामा दिया गया है। गुलबदन नाम की जो बेगम थे, गुलबदन बेगम जो थे वो कौन थे, हुमायूं के सिस्टर थे। उन्होंने क्या लिखा था, हुमायूं नामा लिखा था, उन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। और हुमायूं नामा के अंदर क्या थे, जो किंग हुमायूं थे मुगल एम्पायर के, उसके बारे में डिटेल दी गई। और ये भी कह सकते हैं कि वो ऑटोबायोग्राफी थी हुमायूं की। उसके बाद जहांगीर थे, जहांगीर ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था तुजू के जहांगीर। और औरंगजेब जो थे वो भी एक अच्छे राइटर थे। और लास्ट जो मुगल एम्पायर थे जिसका नाम बहादुर शाह जफर था, वो एक उर्दू पोएट थे। ठीक है, तो ये बहादुर शाह जफर अगर आपको याद हो तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, उसके बाद जो हमारा मुगल एम्पायर था, मुगल एम्पायर का एंड हो चुका था और बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कैद कर लिया था। अगर अकबर की लाइन की बात करें, अकबर के राज दरबार की बात करें तो अकबर के राज दरबार में अकबर राजा के राज के दरमियान बहुत सारे हिंदी लिटरेचर भी लिखे थे। और उस वक्त तुलसीदास और सूरदास बहुत ग्रेट पोएट थे उस वक्त के। केशवदास नाम के जो राइटर थे उन्होंने लव एंड सेपरेशन नाम की बुक लिखी थी। रहीम के दोहा, अगर बात याद है, अगर रहीम के जो दोहा थे ना, रहीम के दोहा आज भी हम लोग हमारे हिंदी लैंग्वेज की बुक के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद अबुल फजल नाम के जो राइटर थे उन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा था। आईने अकबरी के अंदर क्या दिया गया है, तो कि इंडियन की कस्टम्स, मैनर्स, रिलीजन, फिलोसॉफी, इकोनॉमी के बारे में बताया गया है। अबुल फजल का जो भाई था जिसका नाम था फैजी, फैजी एक पर्शियन पोएट था और उन्होंने बहुत सारे संस्कृत लिटरेचर को पर्शियन लिटरेचर के अंदर पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। अकबर ने अपने रेन के अंदर एक स्पेशल डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया था सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशंस के लिए। तो आप लोग ये जान सकते हो कि इस वक्त के दौरान बहुत सारे किंग्स इंडिया के बाहर से आए थे और उन्होंने, कुछ तुर्की थे, कुछ पर्शियन थे, तो उन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज के अंदर जो भी इंडियंस बुक थी वो सारी बुक्स को अपनी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया था। यहाँ तक कि महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, भगवत गीता, पंचतंत्र, ये सारी बुक अकबर के राज दरबार के दरमियान ट्रांसलेट हुई थी। और इसी के वक्त एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ था और वो है बर्थ ऑफ उर्दू लैंग्वेज। ठीक है, जिसे हम लोग आज शायरी की लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादातर जो शायरी है, गज़ल है, वो उर्दू लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती है। और इस वक्त जो भी
धीरे धीरे ये जो उर्दू लैंग्वेज थी, ये उर्दू लैंग्वेज अगर आपको पता हो तो एक मॉडर्न रिचेस्ट मॉडर्न लैंग्वेज के रूप में हमारे सामने आ गई थी। और जो ग्रेट पोएट थे उस वक्त के, और वो कौन कौन थे, वाली, मीर दर्द, मीर कासिम, मीर ताकिर, नाजिर अकबर अली, अब्दुल्ला खान, हमारे गालिब साहब और हमारे इकबाल साहब, ये सब उर्दू लैंग्वेज के बहुत बड़े पोएट हो चुके हैं। ठीक है, आप सब गालिब और इकबाल को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे अगर आप लोग शायरी पढ़ने का शौक हो तो। 18th सेंचुरी के अंदर इन उर्दू के अंदर प्रोज मतलब उर्दू के अंदर पाठ लिखना भी स्टार्ट हुआ था। और उस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई थी जिसका नाम था दरबार अकबरी। क्या नाम था उसका? दरबार अकबरी। और ये दरबार अकबरी किसने लिखी थी? मोहम्मद हुसैन आज़ाद नाम के जो राइटर थे उन्होंने ये बुक लिखी थी। आज का लास्ट और फाइनल टॉपिक है एंशिएंट यूनिवर्सिटी। अगर आपको पता हो तो हमारे इंडिया के अंदर 4 बहुत फेमस यूनिवर्सिटी हो चुकी है, नालंदा, उसके बाद तक्षशिला, वाराणसी मतलब काशी की जो यूनिवर्सिटी थी वो, जिसे हम लोग काशी यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, और लास्ट वल्लभी यूनिवर्सिटी। वल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात की यूनिवर्सिटी थी। तो ये 4 टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको एग्जाम के अंदर ये बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसके रिलेटेड सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। तो हम लोग एक एक करके यूनिवर्सिटी को पढ़ते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी जो बडगांव के गांव में थी, जिसका जो पटना डिस्ट्रिक्ट और बिहार के अंदर अवेलेबल है। कहते हैं नालंदा बहुत इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी थी और वहाँ पर ज़्यादातर बुद्ध और जैन ट्रेडिशंस चलते थे। और अगर वहाँ पर अगर बात करें तो हमारे जैनों के जो तीर्थंकर है जिनका नाम महावीर स्वामी था, महावीर स्वामी ने जैन रिलीजन स्टार्ट किया था। ठीक है, और वो जो यूनिवर्सिटी थी वो महावीर स्वामी वहाँ पर गए थे, उन्होंने 14 चतुर्मास वहाँ पर किया था, इसीलिए वो जैनों का एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज भी हम लोग कहते हैं। और 5th सेंचुरी के अंदर कुमार गुप्त नाम के जो एक राजा थे उन्होंने यहाँ पर एक मोनेस्ट्री, एक छोटा सा मोनेस्ट्री बनाई थी, मठ बनाया था, और तभी से नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत फेम हो चुका था। यहाँ पर अलग अलग तरह के कल्चर, इंडियन कल्चर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। इंडिया और वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने लिखने के लिए। एक ग्रेट ट्रैवलर था जिनका नाम था हुन सेंग। वो कहाँ से आया था? चाइना से आया था, और यहाँ पर आकर उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ाई की थी। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इसका जो ग्लोरियस था वो ख़त्म होता गया। और अभी आज सिर्फ अगर देखने जाए तो हमारे पास सिर्फ उसकी जो अवशेष है, जो बचे हुए चीज़ें, बस वही है। आपके सामने यहाँ पर जो फोटो देखोगे, ये पूरा फोटो आपको नालंदा यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर कहते हैं कि जो भी स्टूडेंट नालंदा यूनिवर्सिटी से पास होकर जाता था वो एक आइडियल स्टूडेंट के नाम से जाना था। अगर आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर भी आईआईएम और आईआईटी है। आईआईएम और आईआईटी से जो भी स्टूडेंट पास होता है उसको हम लोग आइडियल स्टूडेंट के नाम से जानते हैं। तो सेम चीज़ तब के आईआईएम और आईआईटी के कंपेयर में कौन था? ये नालंदा यूनिवर्सिटी थी। 5th to 11th सेंचुरी के दरमियान यहाँ पर एजुकेशन बहुत अच्छा था, और उस वक्त यहाँ पर लाइब्रेरी भी अवेलेबल थी। और इस लाइब्रेरी का जो नाम था जिसे हम लोग धर्मगंज के नाम से जानते हैं। मैनी स्टूडेंट ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड यूज्ड टू कम फॉर स्टडी एंड रिसर्च। यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज से और इंडिया से यहाँ पे अलग अलग लोग आते थे और यहाँ पर पढ़ते थे। हुन सांग नाम के जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे, उस चाइनीज़ ट्रैवलर यहाँ पर पढ़ाई के लिए आए थे, और उन्होंने टोटल 657 बुक्स यहाँ से चाइना लेकर गए थे। हुन सांग करीबन 7th सेंचुरी के अंदर उन्होंने विजिट किया था। अगर हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो नालंदा यूनिवर्सिटी का अगर फिजिकल मैप की बात करें तो उसके अंदर टोटल 7 ह्यूज हॉल थे, बड़े बड़े 7 हॉल थे, जिसे हम लोग ऑडिटोरियम या मल्टीपर्पज़ हॉल भी कह सकते हैं। उसके अंदर 300 रूम थे। ये 300 रूम के अंदर जो वहाँ के प्रोफेसर्स थे वो लेक्चर्स डिलीवर करते थे। वहाँ पर स्पेशल मॉनिटरीज बिल्ड की गई थी, और वहाँ के आसपास के जो लोग थे उन्होंने यूनिवर्सिटी को
बहुत सारे विलेजेस डोनेट कर दिए गए थे। अब ये विलेजेस डोनेट करने का रीज़न क्या था कि वहाँ से बाहर से लोग आते थे पढ़ने के लिए, और उनको खाना पीना रहने की जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती थी वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड। तो इसके लिए जो भी एक्सपेंस होता था, तो एक्सपेंस कहाँ से आता था, तो कि ये जो विलेजेस हैं, इस विलेजेस का जो भी रेवेन्यू होता था वो रेवेन्यू कहाँ दिया जाता था, नालंदा यूनिवर्सिटी में। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी फिर उसी रेवेन्यू से, उसी अर्निंग से सारे स्टूडेंट्स को फूड और क्लोथिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी। यहाँ की जो बुक थी वो बुक लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी एरिया को हम लोग धर्मगंज के नाम से जानते हैं। 5th टू 11th सेंचुरी के अंदर ये जो यूनिवर्सिटी थी वो बहुत फेमस यूनिवर्सिटी थी। सेकेंड यूनिवर्सिटी जो थी वो थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के अंदर है, जो अभी आजकल पाकिस्तान के अंदर है, बराबर। पाकिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ पर रावलपिंडी नाम का एक टाउन था, उस रावलपिंडी टाउन के अंदर तक्षशिला नाम की यूनिवर्सिटी थी। और कहते हैं कि पहले जब अखंड भारत था, अखंड भारत के अंदर पाकिस्तान वाला एरिया था, उसे हम लोग गांधर रीजन के नाम से जानते थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो एरिया था वो गांधर रीजन के नाम से जानता था। फिर धीरे धीरे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया को अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड हुआ। यहाँ पर टोटल 64 सब्जेक्ट के अंदर, अलग अलग 64 सब्जेक्ट में एजुकेशन दिया जाता था, ठीक है। और यहाँ पर आश्रम नाम की एक रूम था, आश्रम था, जिसके अंदर यहाँ के स्टूडेंट्स रहते थे। कहने में ये आता था कि लॉर्ड बुद्ध जो थे, उनका एक डिसिपल, उनका एक फॉलोवर था जिसका नाम जीवक था। जीवक यहाँ पर आया था और जीवक ने आयुर्वेद के अंदर बहुत सारा यहाँ से नॉलेज लेकर वो गया था। उसके बाद अगर कहते हैं कि आगे देखें हम लोग, तो कहते हैं कि एक बिलीफ के हिसाब से जो तक्ष नाम था, वो तक्ष नाम भरत जो थे, भरत के लड़के के नाम से पड़ा था। अगर भरत कौन थे, तो कि राम भगवान जो थे, राम भगवान के भाई, जिनका नाम भरत था। इट वॉज रिनोड एजुकेशन इन 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी के अंदर ये बहुत बड़ा एजुकेशन सेंटर था, और यहाँ पर सारे सब्जेक्ट स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट अपने हिसाब से पढ़ सकते थे, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है, उनकी कोई लिमिट नहीं थी। यहाँ पर जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो था वो 1:20 था। लेकिन अगर बात करें तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट थे, तो टीचर ऐसा 1:20 का रेशियो अप्लाई नहीं कर पाते थे। अलग अलग सिटीज़ जैसे वाराणसी है, राजगुरु है, मिथिला है, उज्जैन है, यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट तक्षशिला में पढ़ने आते थे। एक और बिलीफ के हिसाब से ये कहा गया है कि वाराणसी की जो प्रिंस और प्रिंसेस थे, और दूसरा प्रसेनजीत नाम के जो किंग थे कौशल के, वो भी यहाँ पर पढ़े हैं। फिर जो हमारे पाणिनि थे, जो संस्कृत के बहुत बड़े ग्रामरियन हैं, वो भी यहाँ पर पढ़े थे। कौटिल्य को आप जानते ही होंगे, ठीक है, कौन है कौटिल्य, जानते हो ना कौटिल्य को। तो कौटिल्य जो थे वो भी यहाँ पर ही पढ़े हुए थे। तो कहते हैं कि तक्षशिला वॉज द बेस्ट सेंटर फॉर अ हायर एजुकेशन। तक्षशिला जो था वो बेस्ट एजुकेशन सेंटर था। अलग अलग सिटीज से लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर आते थे, पढ़ते थे, और स्टूडेंट जो थे वो गुरु के साथ ही रहते थे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर सब्जेक्ट की बात करें तो वेद, मिलिट्री साइंस, गजविद्या, आर्चरी, ग्रामर, फिलोसफी, वॉरलॉर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट के बारे में हमें इसके अंदर बताया गया है। चाणक्य जो थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चाणक्य द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी यहीं पर पढ़ चुके थे। एक चाइनीज स्कॉलर थे जिनका नाम फाहेन था, फाहेन भी यहाँ पर 5th सेंचुरी के आसपास आए थे। तो देखा तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर कहाँ कहाँ से लोग पढ़ने के लिए आते हैं और कितना सारा नॉलेज लेकर जाते हैं यहाँ से। तो उस वक्त जो नॉलेज था वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता था, और ऐसा कोई वहाँ पर वो नहीं था कि आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। स्टूडेंट को अपने हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते थे। उसके बाद काशी यूनिवर्सिटी की बात करें तो काशी वाराणसी वॉज फेमस एज वन ऑफ द प्लेस ऑफ अ पिलग्रिम ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी के दरमियान ये जो था वो पिलग्रिम प्लेस के हिसाब से बहुत फेमस हुआ था, और ये एक तरह का एजुकेशन सेंटर भी था।
धीरे धीरे यहाँ पर रिलीजियस सेंटर बनने लगा। आर्यन कल्चर जो उपनिषदिक पीरियड में आने लगे। इट ग्रू एज द रिलीजियस सेंटर फॉर द आर्यन कल्चर इन उपनिषदिक पीरियड। जो उपनिषदिक पीरियड था उस दौरान यहाँ पर ये रिलीजियस सेंटर था और वहाँ पर क्या सिखाया जाता था, आर्यन कल्चर सिखाया जाता था। वाराणसी के किंग थे जिनका नाम अजातशत्रु थे, वो एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे उपनिषदिक एज के, और उन्होंने एजुकेशन को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया था। और व्यास संहिता नाम की जो बुक है वो उसके अंदर लिखा गया है कि महर्षि वेदव्यास जो थे वो भी वाराणसी के आश्रम में रहे थे और यहाँ पर पढ़े थे। लॉर्ड बुद्धा जो थे, लॉर्ड बुद्धा ने उन्होंने वाराणसी को ही अपने प्रोपगेशंस के लिए, अपनी प्रीचिंग्स के लिए चूज किया गया। एक फिलोसोफर थे जिसका नाम था आदि शंकराचार्य, वो भी काशी आए थे और उन्होंने यहाँ वेदांता के अलग अलग प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट किया था। वल्लभाचार्य जी एंड चैतन्य महाप्रभु नाम के जो थे दो, उन्होंने पुष्टि मार्ग के बारे में बताया गया था। उन्होंने भी यहाँ पर वैष्णव सेक्टर के अंदर वैष्णव सेक्स के अंदर काशी के अंदर अप्लाई किया था। और ज़्यादातर जो स्कॉलर्स थे यहाँ के वो कुछ पंजाब के अंदर चले गए और कुछ जो थे वो कश्मीर के अंदर फैल गए। और अदर अलग अलग स्टेज के जो प्रिंस और प्रिंसेस थे यहाँ पर वाराणसी में पढ़ने के लिए आते थे उस वक्त। Monastery at Sarnath became a famous education center under the patronage of Emperor of Ashoka। तो ये सारनाथ की जो मोनेस्ट्री थी वो बहुत बड़ा फेमस एजुकेशन सेंटर था। कब? अशोका के टाइम पर। और आज की जो लास्ट यूनिवर्सिटी है वो है वल्लभी यूनिवर्सिटी। वल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात की यूनिवर्सिटी जी, जो 7th सेंचुरी के अंदर बनाई गई थी। There was a significant contribution of a contemporary ruler of a Vans dynasty and its people। तो वंश डायनेस्टी और उसके जो पीपल थे उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा एजुकेशन सेंटर बनाया था। विद्याधाम जिसे वल्लभी कहते हैं हम लोग, वॉज द सेंटर ऑफ अ हिनयान कल्ट ऑफ अ बुद्धिस्ट रिलीजन। अभी हिनयान कल्ट क्या होता है बुद्धिस्ट रिलीजन का, अगर आपको पता हो तो बुद्ध के अंदर 2 पार्ट है, ठीक है। जैसे जैनों के अंदर दिगंबर और श्वेतांबर होते हैं, वैसे बुद्ध के अंदर 2 पार्ट है। एक हिनयान है और दूसरा जो है वो महायान है। हिन मतलब छोटा और महा मतलब बड़ा। यान मतलब एक तरह का टार, मतलब जो है वो छोटे बिलीफ वाले और बड़े बिलीफ वाले, इस तरह से एक टर्म कहा गया है। इन द मिडल ऑफ अ 7th सेंचुरी, 7th सेंचुरी के मिडल के अंदर कुछ बुद्धिस्ट स्कॉलर यहाँ पर आए थे, जैसे श्रीमती और गुणमती। उन्होंने यहाँ वल्लभी के अंदर अलग अलग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था। प्लस अगर अलग अलग एरिया जैसे गंगा और यमुना के लोग यहाँ पर आते थे पढ़ने के लिए। एक चाइनीज ट्रैवलर भी यहाँ पर आया था जिनका नाम इत्सिंग था। उन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा है कि फेमस एजुकेशन सेंटर था ये नालंदा, विच वॉज लोकेटेड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और नालंदा कहाँ पर थी? और उन्होंने यहाँ पर जो आए थे उन्होंने कहते हैं कि नालंदा जो थी वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी है। मतलब कहते हैं कि वल्लभी जो यूनिवर्सिटी है, वल्लभी यूनिवर्सिटी को नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ उन्होंने कंपेयर किया है। वल्लभी वॉज ए कैपिटल एंड इंटरनेशनल पोर्ट। कब? जो वल्लभी था वो कैपिटल था और इंटरनेशनल पोर्ट भी था। कौन सी ड्यूरेशन में? 480 ड्यूरेशन टू 775 एडी के दरमियान ये एक इंटरनेशनल पोर्ट था। वल्लभी के जो लोग थे वो मैत्रक डायनेस्टी से फॉलो करते थे, मैत्रक डायनेस्टी के बिलोंग करते थे। और ही पैट्रोनाइज एजुकेशन यूनिवर्सिटी एज वेल, और उन्होंने एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज भी बनाए थे। ये कहा जाता है कि मैत्रक डायनेस्टी के जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट नहीं थे। सुनो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैत्रक डायनेस्टी के जो लोग थे वो बुद्धिस्ट नहीं थे, लेकिन वो लोग क्या करते थे कि यहाँ पर बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूट को, जो वल्लभी थी वो बुद्ध इंस्टीट्यूट थी, उसको फॉलो जरूर करते थे, ठीक है। तो ये पूरी बात यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर है कि वल्लभी, हमने यूनिवर्सिटी देखी, वाराणसी यूनिवर्सिटी जिसे हम लोग काशी यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी और सबसे फेमस हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये 4 यूनिवर्सिटी, उसके अलावा हमने अलग अलग मिडिवल लिटरेचर आज देखा। तो ये जो सारी बातें हैं ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिडिवल लिटरेचर के अंदर ज़्यादातर पर्शियन और उर्दू लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज के बारे में बताया गया है।
और जो 4 यूनिवर्सिटी हमने आज देखी वो बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए हम यहीं पर आज समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। इसकी जो नोट्स है वो बहुत अच्छी तरह से आपके बुक के अंदर बना लेना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।